बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का स्टार्ट डेटाबेस से है और डेटाबेस का ओवरव्यू दूंगा। जल्दी रिकॉर्ड करूंगा, 15 मिनट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो डेटाबेस क्या होते हैं, डेटाबेस की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता दूंगा। डेटाबेस दो टाइप्स के होते हैं, एक एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं, एक नॉन एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं। एसक्यूएल डेटाबेस जैसे डेटाबेस वैसे पहले होता क्या है, डेटाबेस बेसिकली टेबल्स और एक्सेल की शीट्स होती हैं और हम बहुत सारी एक्सेल की शीट्स में रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। जैसे हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम एक्सेल की शीट्स में जो रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ये एक तरीके का डेटाबेस है। और डेटाबेस टेबल जो बेसिकली कंसिस्ट करते हैं वो रोज और कॉलम्स पे कंसिस्ट करते हैं। और जो कॉलम्स होते हैं, जो कॉलम की जो फर्स्ट रो होती है वो बेसिकली हमारा स्विफ्ट डेटा का मॉडल होती है। यही CSV फाइल की फर्स्ट रो होती है या एक्सेल की फर्स्ट रो जो होती है, ये यही मॉडल बनता है हमारा। और जो रोज होती हैं वो उसमें जो डेटा एंट्री हुई हुई होती है जो टेबल्स के अंदर, वो न्यू एंट्री से ओपन होती है। तो ये पर्टिकुलरली एक डेटाबेस इस तरह होता है। और डेटाबेस दो टाइप्स के होते हैं, एक एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ये जो हम एक्सेल में रिलेशनशिप मैनेज करते हैं वो एसक्यूएल डेटा टाइप हम मैनेज करते हैं बेसिकली तकरीबन। एक एसक्यूएल डेटाबेस होता है और एक नॉन एसक्यूएल डेटाबेस होता है। अब एसक्यूएल डेटाबेस जो वर्डप्रेस है और जो यूट्यूब का डेटाबेस है वो एसक्यूएल डेटाबेस है। एसक्यूएल डेटाबेस पहले के ज़माने में या अभी आज भी वर्डप्रेस का जो डेटाबेस चलता है एसक्यूएल डेटाबेस, वो माई पीएचपी पे चलता है। माई पीएचपी एक प्रोग्राम है जिस पर डेटाबेस रन हो रहा है और वो आप क्लाउड पे स्टोर करते हो और वो क्लाउड सर्वर पे रन होता है। तो एक वर्डप्रेस भी चल सकता है। इस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं गूगल क्लाउड और AWS और डिजिटल ओशन और इस तरह की होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो आपको एसक्यूएल डेटाबेस का क्लाउड प्रोवाइड करते हैं। तो अब आप इसको स्केल कर सकते हो। जब आप एक ही वर्डप्रेस, एक ही सर्वर पे वर्डप्रेस और एसक्यूएल डेटाबेस फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीज़ें रखते हो तो आप स्केल नहीं कर पाते। तो ये एप्लीकेशन पे ये एक डेटाबेस का सर्वर होता है वो। अगर एसक्यूएल का सर्वर डेटाबेस, अगर हम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इस्तेमाल करें तो हमें गूगल या AWS इस्तेमाल करना पड़ेगा और इनके सर्वर यूज़ करने पड़ेंगे और डेटाबेस हमें हमारा वहाँ रन करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम नॉन एसक्यूएल डेटाबेस। नॉन एसक्यूएल डेटाबेस होता है तो हमें फायरबेस मिलता है। ये डॉक्यूमेंट टाइप डेटाबेस होते हैं। ये आप देखेंगे किस तरह के होते हैं। इसमें आप पोस्ट और सोशल मीडिया टाइप रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों की एक लिमिटेशन होती है, दोनों का एक डिफरेंस होता है। और ये फायरबेस वगैरह और ये सब रियल टाइम अपडेट हैं और इनमें कुछ डिफरेंट फीचर्स भी अवेलेबल हैं, ऑथेंटिकेशन के, नोटिफिकेशन के। तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं। ये बैकएंड एज अ सर्विस प्रोवाइड करती हैं जो आपको बैकएंड और डेटाबेस और सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देती हैं, पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती हैं। तो ये नॉन एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं जिसके लिए आपके पास फायरबेस है। फायरबेस से एक और अल्टरनेटिव है सुपरबेस और इसका एक और अल्टरनेटिव है मोंगोडीबी का एटलस। तो ये तीनों नॉन एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं। ये आपको सर्वर की कॉस्ट आती है। अब ये थी ये वेब डेवलपमेंट और एप्लीकेशन, सोशल मीडिया टाइप और चैट एप्लीकेशन टाइप के लिए ये सारी चीज़ें काम आती हैं। चैट एप्लीकेशन के लिए एक और चीज़ होती है सॉकेट.io, जो रियल टाइम अपडेट होता है, वीडियो स्ट्रीम और टेक्स्ट स्ट्रीम और सारी चीज़ें ऑडियो स्ट्रीम करता है। ये उस चीज़ के लिए डेटाबेस नहीं होता है। अच्छा, अब हम आते हैं, ये सारा था तकरीबन डेटाबेस का। अब हमारे पास ये अब ये डायरेक्ट लाइव अपडेट होते हैं, इन सर्वर की कॉस्ट होती है, ये सर्विसेज हैं। ये अलग सर्विस है पूरा एसक्यूएल सर्वर चलाने के लिए, ये नॉन एसक्यूएल डेटाबेस चलाने के लिए सर्विसेज हैं। अब हम आते हैं iOS डेवलपमेंट की तरफ से। अगर हम प्योरली iOS डेवलपमेंट पे आते हैं तो हम चलाते हैं एप्पल का जो एप्लीकेशन का जो डेटाबेस क्रिएट होता है वो एसक्यूएल लाइट डेटाबेस पे क्रिएट होता है। ये एसक्यूएल की तरह का रिलेशनशिप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ डेटाबेस है। तो इसमें आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और वो आपको, अगर आप आगे डेटाबेस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो हम एसक्यूएल जब भी एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो एप्पल हमारी डिवाइस पे एक एसक्यूएल लाइट डेटाबेस की फाइल क्रिएट कर देता है और ये एसक्यूएल डेटाबेस से कोड डेटा एक्सट्रैक्टेड है। एप्पल ने जो फ्रेमवर्क लिखा है वो कोड डेटा पे लिखा है और फिर कोड डेटा एसक्यूएल लाइट का डेटाबेस रन कर रहा है अंडर द हुड। और इस फाइल को हम मैक में एक्सेस भी कर सकते हैं और दूसरे डेटाबेस प्रोग्राम में ओपन भी कर सकते हैं। फिर हमें अब जो लेटेस्ट डेटाबेस मिलता है हमें iOS डेवलपमेंट में, वो मिलता है हमें स्विफ्ट डेटा। स्विफ्ट डेटा जो हमें मिलता है वो स्विफ्ट डेटा और कोर डेटा में दोनों क्लाउड किट में सिंक होते हैं। और दोनों का डिफरेंस ये है कि ये iOS 17 एंड अबव से चलेगा, iOS 17 प्लस एंड iOS 16 एंड बिलो, ठीक है। और ये दोनों क्लाउड किट में सिंक होते हैं। तो क्लाउड किट में सिंक होना मतलब एप्पल जो डेटाबेस क्रिएट करता है वो डिवाइस पे क्रिएट करता है और फिर इसको यूजर के iCloud से वो सिंक कर देता है क्लाउड किट के थ्रू। क्लाउड किट एक फ्रेमवर्क है एप्पल का, जिस तरह स्विफ्ट डेटा एक फ्रेमवर्क है एप्पल का और जिस तरह स्विफ्ट UI एक फ्रेमवर्क है एप्पल का।
जो स्विफ्ट यूआई में हम फ्रंट एंड बनाते हैं, स्विफ्ट डेटा में हम डेटाबेस का काम करते हैं, और क्लाउड किट ये सारा डेटा सिंक करने का काम करता है। तो ये सब एप्पल इकोसिस्टम पूरा प्रोवाइड करता है। अब जब हम क्लाउड किट यूज़ करते हैं तो हमें फायरबेस यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि क्लाउड किट का काम है कि आपकी सारी एप्पल डिवाइसेस पे आपका डेटा, एप्लीकेशन का डेटा सिंक हो जाए, चाहे आईफोन पे हो, आईपैड पे हो, मैक पे हो, किसी पे भी हो, सिंक करने का काम क्लाउड किट का है। क्लाउड किट आपके डेवलपर अकाउंट से कनेक्टेड होती है, और ये क्लाउड किट का डेटा सारे यूजर्स का डेटा सिक्योर डेटा होता है, और डेवलपर भी एक्सेस नहीं कर पाता, रीड नहीं कर पाता। और ये जो क्लाउड आपके एप्लीकेशन का पूरा जो डेटाबेस सिंक होता है वो यूजर की सारी डिवाइसेस में, वो यूजर के आई क्लाउड के थ्रू होता है, और ये ऑन डिवाइस ही सारी फाइल, ये पूरा सिंक का प्रोसेस है इसका। ये एसक्यूएल लाइट का पूरा सिंक का प्रोसेस है कि ये डिवाइस पे ही पूरी फाइल बनती है, और क्लाउड किट इसको सिंक करता रहता है, और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो भी क्लाउड किट ही ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर लेता है। ये सारा इस फ्रेमवर्क का काम है, ये एप्पल ने हमें करके दिया है। और ये डेवलपर पेड डेवलपर अकाउंट होगा तो ये आप क्लाउड किट यूज़ कर सकते हो डेवलपमेंट में, और ये यूज़र के एप्लीकेशन में, यूज़र के ही अकाउंट में पूरा उसका डेटा सेव होता है, हमारे पास नहीं आता है। और हमारा क्लाउड किट का अकाउंट बनता है डेवलपर के लिए, तो यूज़र का डेटा हमारे पास कभी भी नहीं आता है, एप्पल की प्राइवेसी और इंक्रिप्शन की वजह से। और हम जो यूज़ करते हैं वो स्विफ्ट डेटा यूज़ करते हैं एप्पल इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, डेटाबेस यूज़ करने के लिए। ये थी पूरी ओवरऑल डेटाबेस की कहानी कि वेब डेवलपमेंट और सर्वर वाला। इसमें हमें सर्वर की कोई कॉस्ट नहीं पड़ती, क्योंकि क्लाउड किट पूरा एप्पल मैनेज करता है, तो हमें सर्वर की कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ती। तो वेब डेवलपमेंट के लिए ये सारे डेटाबेस की कॉस्ट और सर्वर और सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और मैनेज करनी पड़ती हैं, और कॉस्ट भी देनी पड़ती है। यहाँ एप्पल इकोसिस्टम में डेवलपमेंट पे आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, आपका पूरा काम एप्पल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो जाता है। और ये डेटाबेस किस तरह चलता है, अब इसके एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। ये मोंगोडीबी है, ये नॉन एसक्यूएल सर्वर, मोंगोडीबी एटलस की सर्विस है। यहाँ से ये भी एक कंप्यूटर होता है जिसपे नॉन एसक्यूएल डेटाबेस रन हो रहा होता है, और आप एप्लीकेशन में और वेब एप्लीकेशन में इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये गूगल क्लाउड है, गूगल क्लाउड पे आप एसक्यूएल का सर्वर ले सकते हो, एसक्यूएल का सर्वर पे आप एसक्यूएल रख सकते हो और माई एसक्यूएल और सारी चीज़ें, तो आप एंड्रॉयड और वेब सारी चीज़ें यूज़ कर सकोगे। आप AWS पे भी डेटाबेस रख सकते हो। ये सुपरबेस, फायरबेस का ऑल्टरनेटिव है, ये भी सारी वही सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन, नोटिफिकेशन और रियल टाइम अपडेट और सारी चीज़ें। इसकी भी प्राइसिंग है। ये भी कंप्यूटर है जिसपे एक नॉन एसक्यूएल डेटाबेस रखा हुआ है आपने। ये फायरबेस है, ये फायरबेस की भी प्राइसिंग है, इसकी प्राइसिंग बहुत हाई है। ये पर क्यूरी, API पर क्यूरी पे ये प्राइसिंग इसकी बेस करती है, तो ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है अगर लार्ज एप्लीकेशन हो तो। ये वो माई PHP और माई एडमिन है जो वर्डप्रेस का डेटाबेस रन हो रहा होता है। डेटाबेस होता एक बेसिकली एक एक्सेल की शीट है, और उसके अंदर इतने सारे टेबल होते हैं। तो ये सिटी की एक एक्सेल की शीट है, और उसके ये सारे कॉलम्स हैं, और उसके अंदर ये सारा डेटा आप इनपुट करते हो, तो ये डेटाबेस होता है। ये जो वर्डप्रेस का डेटाबेस रन हो रहा होता है, ये माई PHP पे, ये एक सर्वर पे जो रन हो रहा होता है। अब अगर आप इस सर्वर को SQL क्लाउड सर्वर में डेटाबेस को पूरा मूव कर दो और वहाँ से वर्डप्रेस को कनेक्ट कराओ, या किसी भी एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट कराओ, तो आप करा सकते हो। ये पहले डेटाबेस इस तरह रन होता था, माई PHP। एक्सेल की शीटें हैं, डेटाबेस क्या है, एक्सेल की शीटें, और हम उनका कनेक्शन बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स का हम डेटा सेव करते हैं, और एप्लीकेशन का ऊपर UI बनाते हैं। तो डेटाबेस हमें इसलिए काम आता है। अब हमारे को एप्पल इकोसिस्टम में ये सारी कहानी हो गई, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई पूरी, कि कहाँ कहाँ वेब डेवलपमेंट में, यहाँ वहाँ जहाँ भी डेटाबेस चलाना हो तो कितने तरह के डेटाबेस होते हैं, किनकी प्राइसिंग है, क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें हो गई। डेटाबेस होता क्या है, टेबल्स हैं, एक्सेल्स हैं, शीटें हैं, कॉलम है, रोज है। और अब हम आ जाते हैं iOS डेवलपमेंट पे। तो डेटाबेस के लिए हम इसी तरह की एक्सेल की शीटें, और अब हम iOS पे जब आएंगे तो हम स्विफ्ट डेटा की, स्विफ्ट गूगल में स्विफ्ट डेटा लिखो और उसकी एप्पल की डॉक्यूमेंटेशन देख लो, और कोर डेटा की एप्पल की डॉक्यूमेंटेशन देख लो। ये पूरी इसके डेटाबेस की हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गई। अब स्विफ्ट डेटा की यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी बहुत प्रिसाइस लिखी हुई है, अगर आपको iOS डेवलपमेंट आती है तो ही समझ आएगी, बाज़ औक़ात नहीं समझ आएगी मोस्टली। तो ये डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें रेफर करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी रिसोर्सेस है, क्योंकि सारी चीज़ें इसके बारे में यहीं पता चलेंगी। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन है, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। अब इसका डेटाबेस का एप्पल का SQLite के अंडर द हुड जो डेटाबेस का इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, वो 4 कंटेनर्स पे चलता है, स्टोरेज और परसिस्टेंट और इस तरह के 4 कंटेनर्स हैं। हमें जो कंटेनर रिक्वायर्ड होता है वो मॉडल कंटेनर रिक्वायर्ड होता है। हम सिर्फ जो सारा काम करते हैं वो मॉडल कंटेनर में हमारा सारा काम हो जाता है। तो इसके ऊपर हमारे पास कोड लिखा हुआ था। अब हम देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंटेशन की रिसोर्सेज तो हमें पता चल गई कि यहाँ से, और अब हम देखते हैं कि डेटाबेस हम बनाएंगे किस तरह एप्लीकेशन के अंदर। तो अब हमें ये एक्सेल की शीट ही हम रेप्लिकेट करते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टूडेंट की अगर एक्सेल की शीट बनानी हो तो ये स्टूडेंट की एक्सेल की शीट इस तरह है।
अब ये एक डेटाबेस बनाएंगे हम नोट्स ऐप के लिए। नोट्स ऐप के लिए जब हम बनाएंगे तो हम कहेंगे कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए, किस तरह की एक्सेल की शीट होनी चाहिए अगर हम नोट्स या मेंटेन करें तो हमें आईडी चाहिए, हमें नोट्स चाहिए। आईडी आईओएस डेवलपमेंट में यूयूआईडी टाइप होती है, यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है यूयूआईडी। हमें नोट चाहिए, जो हम नोट लिखेंगे, जो यूजर टेक्स्ट लिखेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा। जब नोट क्रिएट हुआ, क्रिएटेड डेट, तो उसकी डेटा टाइप डेट होगी। अपडेटेड डेट, नोट अपडेट अगर यूजर ने किया तो हमें वो फील्ड भी चाहिए अपडेटेड डेट, उसकी टाइप भी डेट होगी, क्योंकि हम यहाँ डेट लिखेंगे इन सारे कॉलम्स में। नोट फेवरेट है या नहीं है तो वो बुलियन टाइप होगी, येस और नो। और नोट आर्काइव करना है या नहीं करना, तो वो नोट आर्काइव इज आर्काइव, वैल्यू बुलियन है, ट्रू और फॉल्स। तो यही एक्सेल की शीट को हम स्विफ्ट डेटा में कन्वर्ट करते हैं और एप्लीकेशन में इंसर्ट करते हैं। जो स्विफ्ट डेटा का मॉडल होता है वो ये सारे फर्स्ट रो जो कॉलम की होती है वो सारे कॉलम्स होते हैं। ये सारे कॉलम्स, ये एक कॉलम, ये दो कॉलम, ये तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम, छह कॉलम, छह कॉलम का हमारा मॉडल बनेगा। और रोज वो होती हैं जो यूजर डेटा डालता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नोट क्रिएट करूँ तो ये एक आईडी जनरेट कर देगा, रैंडम स्ट्रिंग आईडी कर देगा, और मैं कहूँ इसको दिस इज माय नोट 1 और क्रिएटेड डेट 2024-0401, और अपडेटेड डेट भी जो डेट है और फेवरेट है नो, फॉल्स, और आर्काइव है फॉल्स। तो ये एक नोट क्रिएट करने का स्टाइल है। पहला नोट जो क्रिएट होगा वो इस तरह क्रिएट होगा, एक्सेल की शीट होगी तो। अब एप्लीकेशन में नोट अलग तरीके से क्रिएट होता है, यूजर नोट क्रिएट करता है, लेकिन काम पीछे डेटाबेस और एक्सेल की शीटें और रिलेशनशिप और सारा यही चल रहा होता है। तो अब इस फॉर्मेट को मैं इस फॉर्मेट में रेप्लिकेट करूंगा स्विफ्ट डेटा के फॉर्मेट में। तो ये हो गई हमारी एक्सेल की शीट, जो अगर हम नोट मैनेज करते तो इस तरह मैनेज करते हैं, और अब हम इसको लेके जा रहे हैं ये एक एक्सेल की शीट। अब हम इनका रिलेशनशिप और कॉलम्स, ये हमारा जो कॉलम होते हैं वही स्विफ्ट डेटा का मॉडल होता है, और ये जो हम एंट्रीज क्रिएट करते हैं, न्यू नोट क्रिएट करते हैं। एप्पल नोट में भी जो हम न्यू नोट क्रिएट करते हैं तो वो एक रॉ क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर और टेबल के अंदर। तो ये पूरा डेटाबेस एसक्यूएल लाइट का डेटाबेस हम स्विफ्ट डेटा के थ्रू चलाते हैं, और स्विफ्ट डेटा में हमें मॉडल्स बनाने होते हैं। स्विफ्ट डेटा में हमें मॉडल्स बनाने होते हैं, और मॉडल्स जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। तो यही जो हमारे ये जो कॉलम्स हैं यही हमारे डेवलपमेंट में, आईओएस डेवलपमेंट में, कि अब हम इस मॉडल को यहाँ कैसे बनाते हैं। 15 मिनट हो गए, अब मैं आ गया हूँ मेन बेसिकली इस मॉडल को। जो हमने एक मॉडल देखा था वो यहाँ देखा था हमने, तो इस मॉडल को एक्सप्लेन करता हूँ। और अब हम हमारा मॉडल नेक्स्ट वीडियो से बनाएंगे। 15 मिनट की वीडियो हो गई है, या ट्राई करूँगा यही मॉडल बना देता हूँ। मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ नोट, सिंगुलर नाम दूंगा, और मैं स्विफ्ट फाइल बनाता हूँ क्योंकि मैं मॉडल बना रहा हूँ, और मैं इसको फाइल का नाम दूंगा नोट। नोट दूंगा तो याद नहीं रहेगा, सिंगुलर है, तो इसको मैं नोट के साथ नोट मॉडल भी लिख देता हूँ, तो मुझे याद रहेगा कि ये मॉडल है, मॉडल। अब मैं यहाँ इंपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं स्विफ्ट डेटा में हम काम करेंगे। हम स्विफ्ट डेटा, हम न्यू फ्रेमवर्क चला रहे हैं, हम कोड डेटा नहीं चला रहे। कोड डेटा चला रहे होते तो हम यहाँ कोड डेटा इंपोर्ट करते। हमारी एप्लीकेशन जो है वो कंपेटेबल है iOS 17.4, इसको मैं iOS 17 कह सकता हूँ। तो iOS 17 से अब या iOS 17 तो मैं स्विफ्ट डेटा चला सकता हूँ, कोड डेटा भी चला सकता हूँ, लेकिन स्विफ्ट डेटा iOS 16 पे मैं नहीं चला सकता। मेरी एप्लीकेशन iOS 16 पे ओपन नहीं होगी। अब मैं आ जाता हूँ नोट मॉडल पे। नोट मॉडल, अब हम देखते हैं नोट मॉडल इसने यहाँ इस तरह ओपन किया। अगर मैं पुराना रेफरेंस यहाँ कॉपी कर देता हूँ हमारे नोट मॉडल में, अब हम नोट का मॉडल ओपन करते हैं, उसी एक्सेल शीट को हम यहाँ रेप्लिकेट करेंगे। मैंने कहा मॉडल ये हमें स्विफ्ट डेटा के लिए लिखना पड़ता है। स्विफ्ट डेटा में इस तरह मॉडल ओपन किया जाता है। कोड डेटा में हमें विजुअल एडिटर मिलता था जिसमें हम न्यू एंट्रीज और रोज और सारे कॉलम्स और क्रिएट कर लेते थे। अब हम पूरे कोडिंग के थ्रू ही सारे क्रिएट करते हैं। अब मैं इसको कहूँगा फाइनल क्लास। ये मैंने एक क्लास ओपन की, डेटाबेस के लिए हम क्लास ही ओपन करते हैं। और फाइल का नाम मैंने नोट मॉडल रखा है, तो मैंने फाइल का नाम नोट मॉडल रखा, क्लास का नाम मैंने नोट मॉडल रखा, और मैं नोट मॉडल से ही एक्सेस करूंगा। ये मैंने नोट मॉडल की फाइल को, क्लास को ओपन और क्लोज किया कर्ली ब्रेसेस से, और मैंने इसको ओपन कर लिया। अब मैं इसमें पहली प्रॉपर्टी दूंगा, मैंने कहा वार। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, मुझे वेरिएबल चाहिए आईडी। पहला कॉलम मैंने यहाँ रेप्लिकेट किया, मैंने कहा आईडी, वार आईडी, एंड इज अ टाइप ऑफ यूयूआईडी, और मैंने कहा इज इक्वल टू यूयूआईडी स्ट्रिंग। ये मैंने यही काम किया जो ये एक रॉ है यहाँ पे। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम दिया आईडी, और इसकी टाइप दी मैंने यूयूआईडी, और इसको मैंने इनिशियलाइज करा दिया इक्वल्स टू देके कि यूयूआईडी, और ये राउंड ब्रैकेट लगाने से ये यूयूआईडी iOS डेवलपमेंट में एप्पल एक आईडी क्रिएट कर देगा, रैंडम आईडी, और डॉट यूयूआईडी स्ट्रिंग कर दिया मैंने इसको। तो मैंने उसको आईडी को कन्वर्ट कर दिया एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, एबीसीडी के फॉर्मेट में। तो अब ये आईडी मेरी एबीसीडी की एक स्ट्रिंग है, लेकिन इसकी टाइप अगर देखा जाए तो यूयूआईडी है। जितने भी नोट क्रिएट करूंगा वो यूनिक आईडी क्रिएट करेगा हर दफा। अब मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूं, दूसरा कॉलम मुझे चाहिए नोट, तो मैं इसको कहूंगा, इसको हम कह देते हैं नोट,
और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और मैं इसको इक्वल्स टू यहाँ नहीं देता, अभी इनिशियलाइज नहीं करवाता। फिर मैं दूसरा वेरिएबल देता हूँ, मैंने कहा वार, मैंने कहा क्रिएटेड डेट, और मैंने कहा इज अ टाइप ऑफ डेट, और मैंने कहा इक्वल्स टू जब नोट क्रिएट होगा वही डेट एंट्री कर देना। फिर मैंने कहा वार, मैंने कहा मुझे अपडेटेड डेट चाहिए, लेकिन जब नोट क्रिएट करूंगा तब कोई भी अपडेटेड डेट नहीं होगी, लेकिन जब नोट क्रिएट करूंगा तभी मैं डेट, जो क्रिएटेड डेट है वही अपडेटेड डेट है नोट की। फिर मुझे चाहिए इज फेवरेट और इज आर्काइव, मैंने कहा वार इज फेवरेट इज अ टाइप ऑफ बुल, एंड मैंने कहा इनिशियलाइज करते ही फॉल्स दे देना। क्यों? क्योंकि ये फेवरेट नहीं है, जब भी मैं अगर नोट क्रिएट करूँ तो वो फेवरेट नहीं होगा। इज आर्काइव ये वेरिएबल का नाम है, इज आर्काइव ये मेरी मर्जी है, लेकिन हम वेरिएबल के नाम हमेशा इस तरह लिखते हैं कि पहला स्मॉल लिखते हैं और फिर कैपिटल लिखते हैं, अगला वर्ड अगर दूसरा हो तो। इसको कैमल कैश कहते हैं, ये वेरिएबल का नाम है, और ये इसके बाद कॉलन के बाद जो लिखी हुई है वो उसकी टाइप है। तो मैंने कहा बुलियन, बुलियन टाइप का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, और इक्वल्स टू करके मैंने दिया फॉल्स, तो इसका मतलब मैंने इनिशियलाइजेशन पे ही मैंने इसकी वैल्यू फॉल्स दे दी। अब मैं सारे वेरिएबल ले चुका हूँ, अगर देखा जाए तो मैं ये 6 जो कॉलम थे मेरे सारे फर्स्ट 6 के 6 ले चुका हूँ मैं, और इनकी टाइप्स भी बता दी है कि एक आईडी का कॉलम होगा। तो ये होता है स्विफ्ट डेटा का मॉडल। अब मैं इसको इनिशियलाइज करवाऊंगा, ये यहाँ पे एरर दे रहा है कि मॉडल रिक्वायर्स टू इनिशियलाइज। मैंने कहा इनिट करूंगा तो ये यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली फिल कर दी है। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो जितनी मेरी फील्ड्स हैं वो इसने यहाँ एंटर कर दी। रीडिक्लेरेशन आइटम, अच्छा ये मैंने वहां से कॉपी किया था रेफरेंस के तौर पे, तो ये मैं हटा देता हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं था। इसको ये कह रहा है कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता यूयूआईडी को, तो मैं इसको इसकी टाइप दे दूंगा स्ट्रिंग, आईडी की टाइप है स्ट्रिंग, और मैंने इनिशियलाइज करवा दी एक यूयूआईडी क्रिएट करके, और उस यूयूआईडी को मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। डॉट यूयूआईडी लिखने से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई यूयूआईडी, तो अब आईडी की टाइप है स्ट्रिंग, और ये इनिशियलाइज दिया मैंने, इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज में मैंने यहाँ आईडी क्रिएट कर दी है, इसलिए मुझे आईडी यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है इनिशियलाइजेशन में, आईडी की मैं यहाँ वैल्यू दे चुका हूँ। अब नोट्स की अगर मुझे यहाँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू देनी हो तो मैं यहाँ दे सकता हूँ कि मैंने कहा बाय डिफॉल्ट नोट जब क्रिएट हो तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो, तो मैं दे सकता हूँ, और यहाँ मैं फॉल्स दे चुका हूँ इसकी वैल्यू। अगर मैं ये यहाँ वैल्यू ना देता, ये फॉल्स यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह भी दे सकता हूँ इक्वल्स टू फॉल्स, जब भी इनिशियलाइज हो तब ये वैल्यू फॉल्स हो, ये मैं इस तरह भी दे सकता हूँ। तो ये दोनों पे इनिशियलाइजेशन पे मैंने वैल्यू फॉल्स दी। तो ये है इसका हमारे नोट का मॉडल। अगर मॉडल देखा जाए तो ये एक एक्सेल की शीट है, और अब जो हम न्यू एंट्री क्रिएट करते हैं, जिस तरह हम इस एप्लीकेशन में, हमने डेमो एप्लीकेशन में देखा था, हम प्लस का बटन दबाते थे तो एक एंट्री क्रिएट हो जाती थी डेट के साथ, तो वो थी न्यू एंट्री, एक रॉ क्रिएट करना। तो ये हमने एक्सेल की शीट की पहली कॉलम हमने हमारे नोट्स ऐप की लिख दी है कि हमारे नोट्स ऐप में कितने कॉलम्स होंगे, उसके डेटाबेस के टेबल में फर्स्ट कॉलम कितने हैं, एक आईडी का कॉलम है, एक नोट का कॉलम है जिसमें नोट होगा, क्रिएटेड डेट है, अपडेटेड डेट है, फेवरेट है या नहीं है, आर्काइव है या नहीं है, और इन सबको हमने इनिशियलाइज किया। इस तरह इनिशियलाइज ऑटो फिल करके भी आ गया। इनिशियलाइज हमने यहाँ भी हम इस चीज़ को इनिशियलाइज करवा सकते हैं वैल्यू को, कि अगर ये जब क्रिएट हो तो इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, तो हम ये यहाँ भी दे सकते हैं। अगर ना दें तो जब क्रिएट करेंगे तब वो रिक्वायर्ड मांगेगा कि इनकी वैल्यू प्रोवाइड की जाए। अब हम एक नोट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बताऊंगा अभी, लेकिन ये वीडियो लंबी हो गई है, 22 मिनट की वीडियो हो गई है। अब अगली वीडियो से देखेंगे कि ये नोट मॉडल को क्रिएट कैसे करते हैं और एक रॉ का डेटा कैसे इनपुट करते हैं एप्लीकेशन के अंदर। ये हमने डेटाबेस और एक्सेल की शीट को कन्वर्ट किया स्विफ्ट डेटा के मॉडल में, हमने ये काम किया। ये पूरी जो हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी, अब वो जो डेटाबेस वहाँ वेब डेवलपमेंट में और हर जगह और सर्वर्स पे और जो चलते हैं वो इसी फॉर्मेट में चल रहे हैं, और उस फॉर्मेट को हमने स्विफ्ट डेटा में देखा कि स्विफ्ट डेटा में एक्सेल की फर्स्ट कॉलम को किस तरह लिखा जाता है, कि इस तरह हमने कॉलम का नाम दिया और उसकी टाइप बताई। और यही अगर वेब डेवलपमेंट पढ़ोगे तो टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट के ऊपर जो टाइप स्क्रिप्ट होती है वो टाइप बताती है कि डेटा की क्या टाइप है। इससे एप्लीकेशन में एरर्स खत्म हो जाते हैं, एरर नहीं आते, रन टाइम पे एरर नहीं आते, पहले ही पता चल जाते हैं। ये उस चीज़ के लिए होती है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट यहाँ ड्राइव्ड है। तो ये दोनों एक ही तरीके से चलती हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ें होती हैं। मेन मैकेनिज्म एक ही होता है, लेकिन कुछ लैंग्वेज में कुछ चीज़ें किस तरह की हैं ये एप्पल ने करके दिया है। तो एप्पल ने अपना एक तरीका और पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, जो एप्पल का पूरा अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, आप उसके ऊपर और उसके साथ सारी चीज़ें बना रहे हो। वहाँ आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो वो गूगल और ब्राउजर के जिस तरह सिस्टम है आप उस तरह चीज़ें बनाते हो। तो ये था एक पूरा डेटाबेस पे ओवरव्यू, और पहला एक हमारी नोट्स ऐप का नोट मॉडल हमने बना दिया है। अब हम इस मॉडल के ऊपर डेटा क्रिएट कैसे करते हैं, उसका यूआई और एप्लीकेशन के अंदर सारे बाकी के काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।